हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के सीरीज में रेलवे आरआरसी ग्रुप डी के टारगेट 25/25 के सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। और दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हम लोग सेट 1 और सेट 2 को सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप उस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका साइंस में तैयारी कितना अच्छा है। और आप सेट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यानी शिक्षा सेवा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का नया वीडियो मिलता रहेगा, जिससे आप अपने तैयारी को धार दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4। तो हम लोग देखिए, आपको सबसे पहले बताते हैं शक्ति, जिसको हम लोग पावर कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर वर्क डन बाई टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रति एकांक समय में जो किया गया कार्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति यानी पावर कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, और आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर किसी भी राशि है उसके नीचे अगर बट्टा में अगर टाइम दिया रहता है तो उसको हम लोग दर भी पढ़ते हैं, यानी कार्य करने के दर को भी हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो अगर इस आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो कार्य करने के दर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कार्य करने की दर या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W/T। अब देखिए W, इसका हम यूनिट भी निकाल कर चेक कर सकते हैं। W का यूनिट क्या होता है, यानी कार्य है तो जूल हो जाएगा, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, यानी इसका मतलब हो गया जूल पर सेकेंड, जिसको क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाए कि जूल प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है, और शक्ति का यूनिट भी किसका है, वाट ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन भी देख लिए, इसका फॉर्मूला देख लिए, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 किलो द्रव्यमान की एक बंदूक की संवेग की गणना कीजिए जब यह 0.25 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रतिक्षेपित होती है। दोस्तों, आपको बता दें, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले इसमें देखना होगा क्या क्या दिया हुआ है, और इसमें उसके बाद देखेंगे इसमें हमको क्या निकालना है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 400 kg। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 0.25, और हमको निकालना क्या है, बंदूक का संवेग निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मान पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 400 किलोग्राम, तो यहाँ पे रख दीजिए 400। उसके बाद देखिए वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 0.25 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.25। अब यहाँ पे देखिए इस दशमलव से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, बच्चा 4 4 में 25 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 100। और यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना है, संवेग है, तो संवेग का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे यूनिट देखिए, यूनिट निकालेंगे तो द्रव्यमान का यूनिट kg। उसके बाद देखिए वेग है, तो वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, 100 kg मीटर प्रति सेकेंड। किस ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 100 kg मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों, इस तरह से हम किसी भी न्यूमेरिकल को एकदम सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल डैश तक लागू था। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग आंसर जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। दोस्तों, आपको बता दें कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20, यानी जो न्यूलैंड का जो नियम दिया गया था अष्टक नियम, वह 1 से लेकर 20 तक के तत्वों तक ही लागू होता है। और आपको बता दें अष्टक नियम क्या है, अष्टक नियम होता है कि जिसमें पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होता है, तो उसको हम लोग अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। जो कौन दिए थे, न्यूलैंड्स के द्वारा कितना में दिया गया था, 1866 ईस्वी में इस नियम को न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, जो कि 1 से लेकर 20 तक के तत्वों तक ही लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थों जैसे नमी, अम्ल
इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो जंग लगता है यानी नमी के उपस्थिति के कारण, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, संक्षारण के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षारण। दोस्तों संक्षारण क्या है, यह नमी और हवा की उपस्थिति में जो लौहयुक्त पदार्थ है यानी धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब बता दें हम संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं। तो संक्षारण को रोकने के लिए 2-3 उपाय होता है जिसके द्वारा हम लोग संक्षारण से किसी धातु को बचा सकते हैं। जैसे आपको बता दें, पेंट करके, उसके बाद ग्रीस का परत चढ़ाकर, उसके बाद गैल्वेनाइजेशन करके जो धातु है उसको हम लोग संक्षारण से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्हिटेकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो रॉबर्ट व्हिटेकर था वह पादप के 5 किंगडम में विभाजित किए थे। उसमें पाँचों में कौन कौन आता है, आपको यहाँ पे नाम याद रहना चाहिए। पहला देखिए, पहला मोनेरा, उसके बाद आता है प्रोटिस्टा, दूसरा नंबर में आएगा प्रोटिस्टा, उसके बाद कवक, उसके बाद आपको बता दें हो जाएगा एनिमिलिया, एक होता है प्लास्टी। टोटल कितना हो गया, 5 किंगडम, जो कि किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था, रॉबर्ट व्हिटेकर द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें देखेंगे एनिमिलिया ये तो है, उसके बाद प्रोटिस्टा भी है, कवक भी है, लेकिन प्रोटोजुआ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो देखिए, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य के नाम से जानते हैं, यानी W इक्वल टू क्या होता है, Fs। देखिए F क्या है, फोर्स है, और S क्या है, विस्थापन है, और दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। तो यहाँ पे इससे तो हम डिफिनेशन देख लिए, और आपको बता दें कार्य का यूनिट अगर देखेंगे तो देखिए बल का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और विस्थापन का यूनिट क्या होता है, मीटर, न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जूल के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें वजन क्या होता है, W बराबर mg होता है। यह द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम लोग वजन या भार कहते हैं। और आपको बता दें त्वरण क्या होता है, यह वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आपको बता दें संवेग क्या होता है, तो संवेग होता है P इक्वल टू mv। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सभी ऑप्शन के बारे में इसका डेफिनेशन जान लिए, जिससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉपर के 1 मोल में कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1 मोल में कितना परमाणु होता है, तो ये होता है 6.02 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। परमाणु अगर अणु पूछा जा रहा है तो यहाँ पे अणु हो जाएगा, अगर आयन पूछा जाए तो आयन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉपर के 1 मोल में, तो 1 मोल में कितना होगा, 6.022 गुने 10 के पावर 23। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आपको बता दें 1 मोल या इसी को एवोगाड्रो के नाम से भी जाना जाता है। तो आप दोनों भी याद रखिएगा, 1 मोल बराबर भी पूछा जाए तो यही मान होगा, और 1 एवोगाड्रो बराबर भी पूछा जाए तो 6.022 गुने 10 की पावर 23 परमाणु ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन है पिछले सेट में भी पूछा गया था और इसमें भी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें हमको चुनना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको बता दें सरल अस्थायी ऊतक कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। जाइलम और फ्लोएम होता है जो कि जटिल अस्थायी ऊतक का प्रकार होता है, तो जो कि सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। बाकी ये तीनों सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर
अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनने वाली छवि यानी प्रतिबिंब कैसा होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण हो गया, इसमें हम लोग जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे मिडिल पॉइंट होगा इसका ध्रुव, यहाँ पे फोकस, इसके बाद यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र और लास्ट में होता है अनंत। यहाँ पे क्वेश्चन है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी वस्तु को रखा जाए, यानी यह फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र होगा, यानी इसके बीच में अगर हम किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपको बता दें कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और उत्तल दर्पण में आभासी होता है और प्रतिबिंब छोटा होता है। तो देखिए इसमें अवतल दर्पण है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर अगर हम देखेंगे ऑप्शन में तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। अगर उत्तल दर्पण रहता तो आभासी और इसका आंसर सीधा हो जाता, लेकिन अवतल दर्पण है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों यहाँ पे परमाणु सिद्धांत नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि परमाणु शब्द का प्रतिपादन पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रिटस के द्वारा सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रतिपादन किया गया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन आ जाए कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। और आपको बता दें रदरफोर्ड क्या है, यह अल्फा और बीटा किरण के खोज करता है, और थॉमसन किसके खोज करता है, इलेक्ट्रॉन के। अगला क्वेश्चन है, 10 किग्रा की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। तो फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल है तो हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसमें देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान कितना केजी है, 10 केजी। उसके बाद वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 5 मीटर प्रति सेकंड। हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। और देखिए अब कुछ नहीं करना है, सीधे 1/2 कर दीजिए। और यहाँ पे m है तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 10, तो यहाँ पे 10 गुना कर दिए। और वेलोसिटी कितना है, 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25, काट दीजिएगा, 2 बचे 10 और 25 बचे कितना हो जाएगा, 125। और कार्य है तो कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 125 जूल, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिरना केवल डैश में होता है। यानी देखिए इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी वस्तु को गिराते हैं तो वह बिना किसी दबाव के गिरता है, तो यह किस में होता है, समुद्र में होता है कि वातावरण में होता है कि हवा में होता है कि निर्वात में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। अब निर्वात में ही इसका आंसर क्यों होगा, क्योंकि देखिए निर्वात में कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है, इसलिए किसी वस्तु को अगर हम एक साथ गिराएंगे, चाहे वह पत्थर हो या कोई पक्षी का पंखा, दोनों एक समान वेग से ही नीचे गिरेगी, क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल कार्य नहीं करती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, निर्वात, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे निम्न का मतलब इसमें वो 4 ऑप्शन में से चुनना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है मिश्रित धातु है, दूसरा विसंवाहक है, संवाहक है, उसके बाद अर्धचालक है। तो आपको बता दें कि मिश्र धातु है जो कि उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या धातु से मिलकर बने होते हैं, जो कि संचार रोधी भी होते हैं, जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण जल्दी नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफिल और जल की जरूरत होती है। सिर्फ ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। और जो पेड़ पौधे होता है वो उसको भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा डैश है, यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कार्य करने की दर के बराबर। तो दोस्तों आपको बता दें कार्य करने की दर को तो हम लोग शक्ति कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो
मैकेनिकल एनर्जी होती है यानी यांत्रिक ऊर्जा, यह काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक डैश होता है। तो दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि टंगस्टन क्या होता है, इसका सिंबल W होता है। और बात करते हैं इसका परमाणु संख्या का तो कितना होता है, 74 होता है। और बात कर लेते हैं इसका लैटिन नाम क्या होता है, तो वुल्फ्राम होता है। और इसका गलनांक सबसे ज़्यादा लगभग आपको बता दें तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में 3500 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया हुआ है। तो देखिए लगभग में देखेंगे तो कहाँ होगा, 3422 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 3422 डिग्री सेल्सियस। अगर लगभग पूछा जाए तो 3500 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए टंगस्टन का क्या है, इसका उच्च गलनांक होने के कारण इसका यूज विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक ज़्यादा होता है और प्रतिरोध कम होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें पहला है सल्फर, उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन को मेंडलीव के आवर्त सारणी में कोई स्थान फिक्स नहीं है, क्योंकि यह हाइड्रोजन के साथ अलग व्यवहार करती है और सभी तत्वों के साथ अलग अलग व्यवहार करती है, इसलिए इसका कोई स्थान मेंडलीव के आवर्त सारणी में फिक्स नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन को आपको बता दें आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए, मेंडलीव जो परमाणु के तत्वों का जो वर्गीकरण किए थे, यह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाए थे और मोसले परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाए थे। अगला क्वेश्चन है, जब 2 व्यक्तियों की 2 रोगाणु कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती हैं तो वे डैश बनाती है। तो क्या बनाती है, तो वह युग्मनज, जिसको हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं, तो जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है जो कि एक न्यूमेरिकल दिया गया है, जिसमें क्या है देखिए, 1 किलो की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरती है। तो यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया जाने वाला कार्य होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है द्रव्यमान कितना है, 1 kg। उसके बाद देखिए ऊंचाई कितना है, 30 मीटर, और गुरुत्वीय त्वरण दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। हमको कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कार्य क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए कार्य का जो फॉर्मूला हो जाएगा mgh। अब देखिए m का मान कितना है, 1, और g का कितना मान दिया गया है, 10। उसके बाद ऊंचाई कितना है, 30। तीनों का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, और वर्क है तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, 300 जूल। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है, यानी कमरे के तापमान तरल धातु का नाम बताना है। तो आपको बता दें तरल धातु क्या होती है, पारा होती है, जो कि पारा को इंग्लिश में हम लोग मर्क्यूरी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मर्क्यूरी या पारा। पारा का सिंबल क्या होता है, Hg। और बात करें इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि द्रव धातु, तो यह तो पारा हो गया, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि द्रव अधातु, तब क्या होगा, तब इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, जो कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 35 होता है। और एक चीज़ और आपसे इसी से पर आधारित क्वेश्चन आ जाए कि हथेली पर गलने वाली कौन सी धातु होती है, तो हथेली पर जो गलने वाली धातु होती है वह गैलियम होती है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 31 होता है।
तो यह 2-3 पॉइंट था जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो देखिए, हम आपको निकाल कर बताते हैं कि कौन सा गैस बाहर निकलता है। जैसे देखिए, हम एक धातु ले लिए सोडियम, इसको हम लोग जल से अभिक्रिया कराएं H2O, तो क्या बनेगा, देखिए Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस बाहर कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो इस चारों ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातुएं ऑक्साइड बनाती है। और इसके कुछ अपवाद भी है जो आप ध्यान रख सकते हैं, एक्सेप्शन। देखिए एक्सेप्शन क्या है कि सोना, उसके बाद बता दें चांदी, पारा, कुछ ऐसे धातु है जो कि मुक्त अवस्था में होने के कारण वह जल से प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो आपका इसका अपवाद भी ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु विरामावस्था से गति करना शुरू करती है, यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण होगा। देखिए विरामावस्था से शुरू कर रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड। हमको इसका त्वरण निकालना है, यानी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं गति समीकरण से क्या होता है फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब देखिए v कितना है, 5, और 5 हो जाएगा, u 0 है तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही हो जाएगा। और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2.5, और त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना डैश की रचना है, यानी प्रोटीन संश्लेषण में जो मुख्य घटना होती है वो किसके द्वारा होता है, डीएनए कॉपी द्वारा, आरएनए कॉपी द्वारा, एमआरएनए कॉपी द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमआरएनए कॉपी द्वारा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एमआरएनए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए एम का मतलब होता है मैसेंजर, आर का मतलब होता है राइबो, इन का मतलब होता है न्यूक्लिक, ए का मतलब होता है एसिड, यानी मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना होती है। अगला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स विषाणु बताइए, यानी चिकन पॉक्स जो का विषाणु का हमको नाम बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे तो चारों ऑप्शन में देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वेरिसेला विषाणु, जो कि चिकन पॉक्स का विषाणु है। और यहाँ पे देखिए टाइफोसस जो कि टाइफाइड का है, कोलेरा जो कि हैजा का होता है, ये तो एंटामीबा जो कि कवक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वेरिसेला विषाणु, जो कि एक क्या है, चिकन पॉक्स वायरस है। और लास्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर, देखिए क्या है, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे मरकरी सल्फाइड है, तो मरकरी का सूत्र क्या होता है, संकेत Hg होता है, और सल्फाइड यानी HGS, जिसको हम लोग मरकरी सल्फाइड के नाम से जानते हैं। इसका प्रचलित नाम क्या होता है, वर्मिलियन या सिंदूर। तो सिंदूर तो नहीं दिया है, वर्मिलियन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्मिलियन, या इसी का नाम होता है सिंदूर, जो कि पारा का एक क्या है, महत्वपूर्ण अयस्क है। और आपको बता दें इसे सीनेबार भी कहा जाता है, HGS को। तो आप ये भी याद रखिएगा, सीनेबार, सिंदूर या वर्मिलियन। मार्स गैस CH4 को किसके नाम से जानते हैं, मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तो मार्स गैस, सीनेबार, सिंदूर, ये सभी का प्रचलित नाम आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा ये था सेट नंबर 3 का 25 VVI क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से अंदाज़ा मिल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का साइंस पूछा जाता है।
और हम इसमें कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और दोस्तों को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।